हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की और भी बहुत सारी वीडियोस बन रखी है। वीडियोस देखना चाहते हो सारी, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में। तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। और अगर आपको कोई पढ़ने का मटेरियल नहीं है तो वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नोट से लिंक आपको मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन और मीनिंग की बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग है क्या? देखो, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स हमने पढ़ा था क्या होता है। उसमें हमने पहला पार्ट उसमें कवर करा था, डायरेक्ट सेल कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेल कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेल और सेल्स लिटरेचर, उसके ऊपर बात करी थी ना। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन के आने से, ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि बाहर की कंट्रीज में आप जब माल बेच देते हो, यानी कि जब बाहर की कंट्री और हमारी कंट्री मिल जाती है, फ्रीली आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल एमएनसी आ गई, है ना। तो एमएनसी को क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइज करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट अलग अलग नेशन में। एमएनसी, जैसे कि एमएनसी का मतलब क्या होता है? जिसकी एक से ज्यादा कंट्री बिजनेस होते हैं, जैसे कोका कोला, डेल, मैकडोनल्ड, एप्पल। तो उनको ग्लोबल एड कैंपेन चलाना पड़ता है वर्ल्ड वाइड, अपनी कॉर्पोरेट इमेज बनाने के लिए। कोका कोला की आप देखते हो ऐड आती है, पेप्सी की ऐड आती है। एड से क्या होता है? इमेज बनती है आपकी, ठीक है ना। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी बहुत जरूरी है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। और उसे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं जब आप एक से ज्यादा कंट्री में एड चलाते हो। इसका मेन एम क्या होता है एडवर्टाइजिंग का? देखो क्या लिखा हुआ है, इट एम्स टू इन्फॉर्म, आपको बताना प्रोडक्ट के बारे में। परसुएड करना, यानी कि आपको इन्फ्लुएंस करना ताकि आप खरीदो। परसुएड करना, रिमाइंड करवाना आपको बार बार, क्योंकि वरना भूल जाएगा, आपका नाम ही भूल जाएगा प्रोडक्ट का। आपका ब्रांड का नाम ही लोग भूल जाएंगे अगर आप बार बार दिखाओगे ना उसके सामने, ठीक है ना। तो बार बार उसके सामने जब एक ही ऐड दिखाते रहते हो, दिखाते रहते हो, दिखाते रहते हो, तो क्या होता है? आपको याद हो जाता है। अब कोका कोला की ऐड बार बार दिखाते रहोगे, आपको दिखाते रहोगे, तो नाम याद हो जाएगा ना आपको बार बार। ऐसे तो नाम याद करवाया आपको हर जगह पे, आपको बार बार नाम याद हो गया इस चक्कर में। तो एडवर्टाइजिंग बहुत ही मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा लोगों तक रीच करते हो। एडवर्टाइजिंग कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये एक मास फॉर्म है। नॉन पर्सनल है, पर्सनल तो है नहीं, किसी घर में तो जा नहीं रहे आप, डायरेक्ट तो बात कर नहीं रहे हो कस्टमर से। तो ये नॉन पर्सनल है, ठीक है। और पेड एक्सपेक्ट है, आपको पेमेंट देनी पड़ती है, फ्री की तो है नहीं। लेकिन जो हमने पहला वीडियो में पढ़ा था वो क्या था? डायरेक्ट मेल थी। उसमें आप मेल भेज रहे हो तो फ्री की भेज रहे हो ना, आप मैसेज तो भेजना आपको। लेकिन यहां पर फ्री नहीं होता, आपको पेमेंट देनी पड़ती है अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो? टेलीविजन पे, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डायरेक्टरीज, आउटडोर डिस्प्ले, इंटरनेट। बहुत ज्यादा पैसा लगता है। गूगल की एडवर्टाइजिंग आप देखोगे, आजकल डिजिटल एडवर्टाइजिंग चल रही है, डिजिटल। आजकल तो डिजिटल चल रही है। तो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है ये, जिसमें फेस टू फेस तो बात करते ही नहीं हो आप। तो आपका कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता ऑडियंस से। लेकिन जो हमने पहले चीज पढ़ी थी डायरेक्ट सेल में, डायरेक्ट उसमें क्या था कि आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। यहाँ कोई फीडबैक नहीं मिलता। आपने ऐड देखी, आपको अच्छी लगी, तो बताओगे कैसे? कस्टमर की बात को कैसे बुझाओगे? नहीं बुझा सकते हाथ तो हाथ, ठीक है ना। तो डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन फिलिप कोटलर की बेस्ट है। एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल है, यानी कि आप पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर रहे कस्टमर के साथ। आप सिर्फ दिखा रहे हो ऐड, आपको नहीं पता कस्टमर को रिएक्शन क्या आ रहा है। कंडक्टेड थ्रू पेड मीडिया, पैसे खर्च करने पड़ते हैं अंडर अ क्लियर स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के साथ होता है। देखो स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड, मतलब इनिशिएटिव और एडवर्टाइजमेंट इज टेकन बाय कंपनी इटसेल्फ। स्पॉन्सरशिप कौन लेता है? कंपनी खुद लेती है। पैसा जो खर्च करता है उसे बोलता है स्पॉन्सरशिप, जो पैसा लगा रहा है। तो पैसा कौन लगाता है? कंपनी ही लगाती है इस केस में। अगर कोई और लगा रहा है तो कोई और स्पॉन्सर हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कौन होता है? इज टेकन बाय कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद ही लगाती है पैसा। तो स्पॉन्सरशिप वही है। अब बात करते हैं जरा हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है कौन कौन सी अप्रोचेस फॉलो करते हैं हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग है क्या सर में। लेकिन देखो दो अप्रोच फॉलो करते हैं हम, बाहर एडवर्टाइजिंग जब करनी पड़ती है आपको कंट्री के बाहर, तो एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है कस्टमाइज्ड। तो देखो स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग क्या होती है। स्टैंडर्डाइज का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्ड बनाना, एक जैसी ही एडवर्टाइजिंग करना। जब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा एड कैंपेन चलाती है पूरे वर्ल्ड में, उसे क्या बोलेंगे? सिंपल है यार, स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बच जाती है। बार बार ऐड बनाओगे, कोई बहुत पैसा खर्च होगा, क्योंकि ऐड बनाने में आपको कोई एक्टर को हायर करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग उसे कहते हैं। सो ये अप्रोच को लिमिटेशन भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरी कंट्री में कस्टमर के परसेप्शन अलग होता है, वहाँ की कल्चरल अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है, लिटरेसी लेवल अलग होता है, तो वो हम इसमें इग्नोर कर देते हैं। ये थोड़ा लिमिटेशन है इसमें, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होनी चाहिए ना वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से होनी चाहिए। बट ये गड़बड़ होती है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी बार आपने देखा होगा, कई बार वही एड को हम ट्रांसलेट कर देते हैं, डब कर देते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो आप ये कर सकते हो, जैसे कि अरेबियन अरेबियन नेशन में लैंग्वेज जो है वो रीड होती है राइट टू लेफ्ट में, तो वहां पर एडवर्टाइजिंग को ना ऐसे डब कर देते हैं आप, ट्रांसलेट कर देते हो। ठीक है ना। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी है डिटर्जेंट की, वो क्या करती है, स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग बनाती है, लेकिन वो क्या करती है, उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है अरब नेशन में, क्योंकि वहां पर एडवर्टाइजिंग का जो मीनिंग है क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है डर्टी, क्योंकि वहां पर उल्टा पढ़ा जाता है, अरेबियन नेशन में पढ़ा जाता है राइट टू लेफ्ट। तो उस चक्कर में बहुत सारी कंट्री ना एक ही एडवर्टाइजिंग जो कंपेन बनाते हैं वो फेल होती है। तो लेकिन इसका कुछ फायदा है, अगर आपकी खर्चे कम करना चाहते हो तो बढ़िया है, वरना बेकार है। दूसरा होता है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है कि हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग करो आप, ठीक है ना, अपने मॉडिफाई कर दो। एडॉप्शन का मतलब मॉडिफाई, एडॉप्ट हो जाओ, जैसा बिजनेस जैसा कंट्री है उसके हिसाब से एडॉप्ट हो जाओ। तो ग्लोबल कंपनी जब मॉडिफाई कर देती है अलग अलग नेशन के हिसाब से, तब उसे बोलते हैं मॉडिफाई। यानी कि हर नेशन के हिसाब से देखो कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी समझना पड़ेगा ना। हो सकता है कि आप वहां दारू की ऐड दे रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी। उसका लिटरेसी लेवल आपने देखा ही नहीं, वहां पर अनपढ़ लोग ज्यादा रहते हैं, आपको पता ही नहीं इस बात का। तो देखना पड़ेगा ना भाई क्या दिक्कत है। तो एमएनसी को मॉडिफाई करना पड़ता है एड कैंपेन, और सबसे बेस्ट है मॉडिफाई करो आप, कि पुअर नेशन में अलग तरीके की ऐड दिखाओ, अलग तरीके की दिखाओ, जिस तरीके का बिजनेस जिस तरह की कंपनी, ठीक है। एक हाइब्रिड अप्रोच भी होती है, ये भी सबसे बेस्ट है। हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का, किसका, दोनों का कॉम्बिनेशन, स्टैंडर्डाइज भी, यानी कि कुछ नेशन में तो यूनिफॉर्म दिखाओ, कुछ में आप क्या करो, कस्टमाइज दिखाओ, दोनों को कॉम्बिनेशन करो, और ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप हर वक्त अलग अलग दिखाते रहोगे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा आपका, अलग अलग नेशन के लिए बनाओगे। लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप देखो अपने हिसाब से। यानी कि इस अप्रोच में क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज भी करते हैं। अंडर दिस अप्रोच ब्रांड नेम एंड एड थीम आर सेम। यानी कि ब्रांड नेम हर एड कैंपेन का सेम रहेगा, एड की थीम भी एक जैसे रहेगी जो एड में दिखाना है असल में। ब्रांड एम्बेसडर, लैंग्वेज, मैसेज, कंटेंट, ये जो ब्रांड एम्बेसडर होगा उसका लैंग्वेज होगी, मैसेज कंटेंट वो बदल दिया जाएगा एज पर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। यानी कि एड की थीम आपको एक ही रखनी है, ये नहीं कि अलग अलग ऐड बनानी है, फिर खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर मैं अलग अलग ऐड बनाऊंगा तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। एड थीम वही रहेगी, यानी कि अगर डिटर्जेंट पाउडर की एड दिखानी है तो वही थीम रहेगी, कि देखो पहले क्लॉथ को गंदा करा उसको धो के दिखाना है। लेकिन मैसेज बदल जाएगा, डिफरेंट नेचर के अकॉर्डिंग कलर बदल जाएगा, ऐड का लैंग्वेज बदल जाएगी, ठीक है। तो दिस अप्रोच इज मोस्टली कॉमन यूज बाय मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, ज्यादातर यही यूज करती है। कम ग्लोबल कंपनी क्या करते हैं, ग्लोबल अम्ब्रेला कंपेन बनाती है, यानी कि एक ही कॉर्पोरेट लोगों का एक ही कंपेन बनाएगी, यानी कि नाम एक ही रहेगा, ठीक है, इमेज बनी रहेगी कंपनी की। जैसे आप अम्ब्रेला कंपेन आपने देखा होगा, अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपने अगर नहीं देखा है तो पहले ब्रांडिंग वाली वीडियो जो देख ले मेरी। अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या होता है कि नाम कंपनी का एक ही चलता रहेगा हर जगह पे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेच रही है। ऐसे ही कोई भी एड चला रही है तो नाम कंपनी का एक ही रहेगा, विजुअल इमेजेस भी एक जैसे रहेंगे, कम, लेकिन मैसेज बदल जाएगा, कंटेंट बदल जाएगा उसका ऐड का, बस ये समझ आ रहा है, ठीक है। मतलब हाइब्रिड अप्रोच में आपका
यूनिफॉर्मिटी क्या रहती है? ब्रांड नेम की यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ब्रांड नेम और एड थीम की यूनिफॉर्मिटी रहेगी। नाम एक ही रहेगा, प्रोडक्ट का नाम एक ही रहेगा, मतलब ब्रांड जो है जैसे कोका कोला, कोका कोला नाम एक ही रहेगा, एड थीम भी एक ही रहेगी, बट मैसेज का कंटेंट, कलर, ये सब चीजें बदल जाएगी, लैंग्वेज बदल जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए जरा एडवांटेज क्या क्या होते हैं इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग के, ये आप मुझे खुद बता सकते हो। यहां से आप अच्छे से पढ़ लेना खुद से, क्योंकि आप खुद समझ सके हो, अब आप खुद समझ चुके हो कि इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। अगर आप हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करते हो, हाइब्रिड वाला, तो उससे क्या बढ़ेगा? आपका ग्लोबल ब्रांड इमेज बढ़ेगी, आपका लोगों को नाम याद रहेगा। क्योंकि आप नाम बार बार, ये नहीं कि इस एड में नाम आपका प्रोडक्ट का, आपका ब्रांड बदल गया, उस एड में आपका ब्रांड बदल गया, ये नहीं होना चाहिए, ब्रांड एक ही होना होगा। तो उससे क्या होगा? ग्लोबल ब्रांड इमेज बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी। अगर आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज कर रहे हो ना, तो कॉस्ट बहुत घट जाएगी, क्योंकि बार बार ऐड बनाने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग मैसेज, हाइब्रिड अप्रोच में ज्यादा देखोगे आप कंसिस्टेंट मैसेज जाएगा। कंटेंट मैसेज जो थीम होगी एड की, वो एक ही रहती है, आपको पता है हाइब्रिड में। ग्लोबल मार्केटिंग का बहुत बड़ा बेसिस है, ग्लोबल मार्केटिंग करनी है तो ज्यादातर यही करना पड़ता है आपको, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी यही करती है। ठीक है, सोनी, सैमसंग, टोयोटा, सब यही करती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, यानी कि बाहर की जो कंपटीशन से आपको ज्यादातर, आपको ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है, लोगों, आप कंपटीशन को जल्दी फेस कर पाते हो, क्योंकि आपकी अगर जितनी ज्यादा ब्रांड इमेज बढ़ेगी ना, उतनी ज्यादा सेल होगी, और जब ज्यादा सेल होगी तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि जब ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे तो एक पीस बनाने की जो कॉस्ट है वो घट जाएगी। सपोज करो कि पहले आप 1000 पीस बनाते थे, तो क्या करोगे आप? एक पीस पे निकालने के लिए कॉस्ट के आप उस पर डिवाइड करते हो, 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दोगे, है ना, कि 1 लाख कॉस्ट मेरी टोटल आई सपोज करो, और मैंने 1000 पीस बनाए, तो अब एक पीस पे कितनी कॉस्ट आई होगी? मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक पीस की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 100 रुपए की। लेकिन मेरे 1 लाख लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं बना रहा हूं 1500 पीस, तो कॉस्ट घट जाएगी एक पीस की। समझ रहे हो बात को? मतलब एक पीस बनाने की कॉस्ट कैसे घटेगी? जब मैं ज्यादा पीस बनाऊंगा, क्योंकि कॉस्ट तो उतने की उतनी लगेगी, लेकिन पीस ज्यादा बन जाएंगे तो कॉस्ट घटेगी। कुछ सोशल बेनिफिट भी होते हैं, आपको पता है कि कल्चरल एक्सचेंज, कल्चर को प्रमोट करते हो कई बार आप एड में, है ना, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को दिखाते हो, उनके बिहेवियर पैटर्न को दिखाते हो, तो उनका कल्चर बढ़ता है। बहुत सारी ऐड देखोगे आप, बहुत सारी ऐसी आती है, क्योंकि कल्चर को बढ़ाती है, कल्चर को दिखाती है। देखो भैया, ये ना यूथ यही करता है ना, जैसे कि पेप्सी की ऐड आती है, स्वैग स्वैग वाली, ऐसा वाला होता है। प्रमोट्स इंटीग्रेशन, दूसरे नेशन के साथ आपको इंटीग्रेशन बढ़ता है, समझौता बढ़ता है, ज्यादा नेशन साथ में आते हैं, ब्रदरहुड बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है ना। जितना ज्यादा लोग नेशन के साथ जुड़ेंगे, सेल जितनी ज्यादा करेंगे, तो भाईचारा बढ़ेगा। मीडिया की ग्रोथ होती है, ग्लोबल मीडिया की, टीवी सैटेलाइट बिकते हैं, राइट बिकते हैं उनके, क्योंकि अगर बाहर ऐड दिखाओगे तो उनका, आपको टीवी सैटेलाइट चैनल्स के उनका प्रमोट होगा, उनको पैसा मिलेगा, है ना, ग्लोबल मीडिया को, क्योंकि आप ऐड दिखाने को पैसा लेते हो, एडवर्टाइजिंग करवानी है आपने, तो टीवी चैनल को पैसा देना पड़ता है आपको, जैसे स्टार टीवी, CNBC, बाहर के चैनल्स को पैसा मिलेगा, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग का फायदा क्या है? अगर मैं खाली स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग का फायदा करूं, तो आपको खुद पता है, जब आप एक ही तरीके की एडवर्टाइजिंग करते हो, तो क्या होगा? ज्यादा सेल होगी, क्योंकि कॉस्ट कम लग रही है ना आपको, कॉस्ट कम लगेगी, तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल होगा, यानी कि आप ज्यादा ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हो मार्केट में, क्योंकि आप एक ही तरीके की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो, इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ज्यादा लोगों तक रीच करोगे, क्योंकि आप एक ही तरीके ऐड कर रहे हो, हर जगह पे एक ही ऐड चल रही है, तो ज्यादा लोग तक रीच करोगे एक ही ऐड से, तो ज्यादा सेल होने के चांसेस है। ब्रांड इमेज ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज दिखा रहे हो। कस्टमर को कंफ्यूजन नहीं होगी, ये नहीं कि यहाँ पर कंट्री में कुछ और बोल रहे हो, वहां कुछ और बोल रहे हो। कंट्रोल करना इजी रहेगा सभी कंपेन को। हर एक कंट्री में जब एक ही ऐड चल रही होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा सही से, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटर हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप एक ही चीज पे काम कर रहे हो, तो प्लानिंग, डिजाइनिंग, उसका एड टेस्टिंग बिल्कुल सही से हो पाएगा। मतलब कि आपका काम प्रॉपर तरीके से होगा, आप ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो उस ऐड को, ज्यादा अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे, बिकॉज आप एक ही तरीके की ऐड कर रहे हो, है ना।
और कस्टमर के मन में भी कंफ्यूजन कम आएगा, बार बार ये नहीं कि उसमें कुछ और बता रहे हो उसमें कुछ और बता रहे हो। लेकिन अगर कस्टमाइज मार्केट एडवर्टाइजिंग की बात करें तो उसमें फायदा क्या होता है? उसमें फायदा ये होता है कि आप लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करते हो, तो वहां के लोगों को डील कर लेते हो, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्लोगन, उनका रहने का तरीका उसके हिसाब से करते हो। जैसे कि एन एक्ट्रेस ऑफ यूएसए मे बी ए गुड मैसेज सोर्स इन यूएसए, है ना, यूएसए के एक्ट्रेस के हिसाब से आप बढ़ाओगे ऐड तो वहां ज्यादा बढ़िया है। लेकिन बट सेम एक्ट्रेस में नॉट भी पॉपुलर इंडिया में, अब आपने यूएसए के हिसाब से तो बना दी ऐड, पर इंडिया में तो वो पॉपुलर नहीं है ना, एक्ट्रेस को जानता ही नहीं, तो इंडिया में आप कोई और एक्टर लोग, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा जैसे, तो इसे होता है लोकल रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। और इससे आपको लीगल रेगुलेशन के भी अबाइड हो जाते हैं। आप ये भी समझते हो कि भाई उस कंट्री में ये ऐड को कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, उसको भी समझ के फिर आप जब करते हो ना तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। वरना क्या होगा कि आप एक ही ऐड बनाते रहोगे ना स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग के जैसा, तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर आपकी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस कंट्री में लीगल रेगुलेशन क्या है। आप सबसे बढ़िया है कि जब आप कस्टमाइज एडवर्टाइजिंग करते हो, वहां पर फायदा क्या होता है कि आप अप्रोप्रिएट मीडिया यूज करोगे। आप देखोगे इस कंट्री में सबसे बेस्ट कौन सा मीडिया है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे मुझे, सपोज करो जी न्यूज है या आज तक है, वहां ऐड करोगे ना। या क्रिकेट का मौसम आ रहा है, आईपीएल में ऐड करोगे आप, सबसे बेहतरीन है नहीं तरीका। आईपीएल में आप देखते हो कितनी सारी ऐड आती है, वो बंदे ने आईपीएल में ऐड क्यों दे रहा है, कितना पैसा खर्च करते हैं वो आईपीएल के अंदर, पता है आपको? करोड़ों रुपए देते हैं आपको, क्योंकि उनको पता है आईपीएल दुनिया देखती है, पूरे इंडिया दीवानी आईपीएल की, तो आईपीएल में जानबूझ के ऐड करते हैं वो। क्योंकि आईपीएल से उनका नाम, जैसे क्रेड आपने सुना होगा, क्रेड, क्रेड ने इतनी ऐड दी, उसको कोई जानता भी नहीं था क्रेड कौन है कंपनी, इतनी ऐड दी, क्रेड 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 करते हुए दुनिया के नाम पर चढ़ गया। ड्रीम इलेवन करते करते ऐड चढ़ गई। ये चीज होती है। आप अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल पे। अब आपका अगर प्रोडक्ट डाउन स्टेज पे है, प्रोडक्ट पहले होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, फिर होता है ग्रोथ स्टेज पे, फिर होता है मैच्योरिटी, फिर होता है डाउन डिक्लाइन। तो अगर आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है उसके हिसाब से करोगे ना। हो सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो आप मैसेज कोई और डिलीवर करोगे, अगर आपका मैच्योरिटी स्टेज पे है तो आप अलग से डिलीवर करोगे, अगर आपका डिक्लाइन स्टेज पे है तो भैया हो सकता है बैट करो ही ना, ये करोगे तो बहुत सोच समझ के करोगे, पैसा कम लगाओगे, तो अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी को बदल दोगे। अपना पैसा, अपना टाइम, अपना एड का कंटेंट, जैसा आपका प्रोडक्ट जिस स्टेज पे है, खत्म होने वाला है, ग्रोथ पे है, कैसा है, ग्रोथ पे है तो बढ़िया ऐड करोगे, दिखा डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन कर दोगे एडवर्टाइजिंग मैसेज में भी, जब आपको पता होगा कि भाई कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट का इस एडवर्टाइजिंग का मैसेज ये है, तो अपना मैसेज बदल दोगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक ऐड आती है, आती नहीं आती? कोका कोला की अलग ऐड है, स्प्राइट, स्प्राइट का क्या है, क्लियर है, ठीक है। मतलब ज्यादातर आता है स्प्राइट का, आप देखोगे बहुत सारी पेप्सी, स्वैग है, ठीक है, वो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग होती है। तो इस तरीके से आप बदल सकते हो मैसेज को अपने, कि भाई आपको अलग दिखना है ना। अब आपको अलग दिखने के लिए थोड़ा अलग दिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपने देखा होगा कि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, तो ये माउंटेन ड्यू ने अपने आप को अलग कर दिया। तो इसके बाद माउंटेन ड्यू खरीदोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार माउंटेन ड्यू पी ले, डर के आगे जीत है, डर, अब मुझे, मैं बिल्कुल निडर हूँ। पेप्सी पी ली तो स्वैग है मेरा, ये चीज होती है। उसने अलग कर दिया, है तो दोनों कोल्ड ड्रिंक ही, है दोनों कोल्ड ड्रिंक ही, लेकिन थोड़ा सा मैसेज में डिफरेंट कर दिया। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस लोकलाइजेशन, मतलब कि दोनों में असल में डिफरेंस है क्या। डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो क्या है असल में डिफरेंस, देखो, मतलब कि कब आपको स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, कब आपको कस्टमाइजेशन करना चाहिए। ये चार सवाल पूछने हैं आपने अपने आप से। सबसे पहला है कि आपकी कंट्री में क्या यूनिक फीचर है, यानी कि आपकी कंट्री में क्या अलग अलग यूनिक फीचर होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं वहां पर। तो भैया अगर नहीं, तो फिर आप एक ही ऐड बनाओ, कोई दिक्कत क्या है। फिर कस्टमाइजेशन ना करो, वही ऐड चलाते रहो अगर कोई कंट्री में अलग से फीचर नहीं है। क्या कंट्री बेटर सर्व कर सकती है स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स से, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिक मार्केटिंग अलग से मिक्स स्ट्रेटेजी बनाऊं, तो क्या वो बढ़िया एड परफॉर्म करेगी? अगर नहीं, तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन ही करो, वही ऐड चलाओ। अगर हाँ, तो कस्टमाइजेशन करो। इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लार्ज टू जस्टिफाई सेपरेट
क्या इतना बड़ा पॉपुलेशन कंट्री की है इसलिए आपको अलग एड कैंपेन बनाना ही पड़ेगा? जैसे इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन उस कंट्री में नहीं है तो स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है तो भाई हर एक पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी भी होगी, तो डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। क्या आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है अगर आप स्पेसिफिक प्रमोशनल प्रोग्राम बनाओगे? लेस देन द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, यानी कि आपको अगर ज्यादा कॉस्ट लगेगी, अगर ज्यादा कॉस्ट लगेगी, अगर नहीं लगेगी ज्यादा कॉस्ट, ठीक है, देखा ध्यान समझना, देखो क्या लिखा हुआ है, इज एक्स्ट्रा कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रमोशनल प्रोग्राम लेस देन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। यानी कि आपके जो प्रॉफिट होते हैं, सेल होती है, जो सेल को हो गए प्रॉफिट होता है, क्या जो कॉस्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट वो प्रॉफिट से कम है? यानी कि कॉस्ट ज्यादा नहीं लग रही, अगर आपको अगर कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा नहीं लग रही है तो मैं क्या करूंगा, लो एड कस्टमाइजेशन कर लूंगा। अगर नहीं लग रही, यानी कि अगर ज्यादा लग रही है, तो इसका आंसर नो आ रहा है। अगर नो का मतलब क्या, एक्स्ट्रा कॉस्ट मोर देन है, अगर अगर मोर देन है तो भैया फिर स्टैंडर्डाइजेशन करो। अगर ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो स्टैंडर्डाइजेशन करो, अगर नहीं लग रही तो क्या करूंगा मैं, कस्टमाइजेशन कर लूंगा। सिंपल है, सिंपल। ज्यादा खर्चा हो रहा है वही ऐड चलाओ, ज्यादा पॉपुलेशन है तो कस्टमाइजेशन करो। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बढ़िया मार्केटिंग कर सकता हूँ तो कस्टमाइजेशन करो। अगर आपको लगता है कि कंट्री में बहुत ही अलग फीचर है तो कस्टमाइजेशन करो। समझ आ गई बात? अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस, चॉइस कैसे ले, कौन सी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, तो डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि जो भैया आपको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, जैसे कि हर कंट्री में एक जैसे ही खरीदेंगे लोग, जैसे कैलकुलेटर, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब इसकी एड आप एक ही जैसी बना सकते हो हर कंट्री में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर चाहे कोई भी कंट्री में हो, उसका यूज वही वही रीजन से करेगा जो दूसरे कंट्री में करते हैं। परफ्यूम भी वही रीजन से करेगा, परफ्यूम की एड ज्यादा देखोगे सेम ही बनेगी, चाहे आप यूएसए में बैठे हो चाहे इंडिया में बैठे हो। तो ये चीज होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके की कस्टमाइजेशन होते हैं, जैसे कि कुछ फूड प्रोडक्ट है। अब हो सकता है फूड प्रोडक्ट किसी को पसंद आता हो किसी कंट्री में, किसी में नहीं आता हो, तो वहां अलग करनी पड़ेगी। कल्चरल डिफरेंस की वजह से होता है। अगर कल्चर एक जैसा है तो करो स्टैंडर्डाइजेशन, क्या दिक्कत है? कल्चर दूसरा है, आपको लगता है कि डिफरेंट कलर यूज करने पड़ेंगे, फिर आपको डिफरेंट जेस्चर यूज करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। इकोनॉमिक डिफरेंस भी होता है। अगर उस कंट्री की इनकम ज्यादा है, जैसे कि यूएसए है, तो वहां पर आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी ठीक ठाक है तो करो। लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, वहां पर कुछ लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है, अंडर डेवलप कंट्री है, तो वहां पर आपको अलग अलग ऐड बनानी पड़ेगी, तो कस्टमाइज करना पड़ेगा। रेगुलेटरी डिफरेंस भी होता है, कुछ लीगल रेगुलेशन के हिसाब से होता है। अगर यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्री है, वहां पर लीगल लीगल रेगुलेशन जो है ना वहाँ कंट्री में सेम रहती है। जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है ना, बहुत सारी 26 कंट्री आती है लगभग उसके अंदर, तो वहां पर एक ही तरीके की एडवर्टाइजिंग करोगे क्योंकि वहां पर लीगल रेगुलेशन सेम ही है। बट अगर ऐसी नहीं है तो अलग अलग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पता है, स्टेज अगर अलग अलग है आपकी, स्टेज दूसरी है। मान लो इस कंट्री में यूएसए में आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, इंडिया में ग्रोथ स्टेज पे है, तो अलग अलग ऐड बनानी पड़ेगी। कॉम्पिटेटिव डिफरेंस भी होता है। हो सकता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन आपकी टारगेट मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो भैया आपको फिर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग कस्टमाइज करना पड़ेगा। कंपटीशन इतना कम है तो कोई भी आप स्टैंडर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया की अवेलेबिलिटी क्या है आपकी, ये भी देखना पड़ेगा ना। मीडिया अगर आपको अवेलेबल, मतलब अवेलेबिलिटी जो है काफी अच्छी खासी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये ना सेम मैगजीन है जो कि पूरे टारगेट मार्केट में चलती है, तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये वाली मार्केट में अलग मैगजीन है, ये वाली मार्केट में अलग मीडिया है, तो फिर अलग करना पड़ेगा। लैंग्वेज डिफरेंस, अगर लैंग्वेज एक ही चलती है तो एक ही करो, लैंग्वेज डिफरेंट चलती है तो डिफरेंट करो। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने। क्लाइमेट कंडीशन सेम है पूरी कंट्री में, अलग अलग सब बहुत सारी कंट्रीज में, तो एक ही करो। अलग अलग है, मान लो यूएसए में क्लाइमेट दूसरा है, आपकी कंट्री में दूसरा है, तो अलग अलग करो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब कि एक पीस एक्स्ट्रा बेचने पे कितनी कॉस्ट आती है आपको, ये इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं इसे। कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एडिशनल कॉस्ट एक पीस बेचने पे हाई आती है,
कस्टमाइज एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। मैंने पीछे पे पॉइंट था ना इसका, कि अगर आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, देखो लिखा हुआ ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा है तो क्या करो, फिर आप स्टैंडर्डाइजेशन करो। अगर नहीं है तो ये वाली करो, कस्टमाइजेशन करो। समझ आ गई बात? तो इसलिए बात कर रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।